In the last class, we discussed about the arrangement of electrons in an atom in the subshells and then orbitals, and how they have the different energy levels. आज हम discuss कर रहे हैं ionization energy, right? So please give the heading ionization energy. Ionization energy. मैं बच्चों पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ. लेट्स से ये एक एटम है मैग्नीशियम का, ठीक. इसके फर्स्ट शेल में there is an electron. There is a first shell of magnesium. Look, there is a second shell, and there is a third shell. There are three shells. ये मैग्नीशियम एटम है. इसके वैलेंस शेल में बच्चों इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. Then there are 8 electrons here, and then there are 2 electrons here. We have been discussing this कि जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, that is the one which is holding the electrons. That is the making the electrons to revolve around it. उसने पकड़ा हुआ होता है, in other words, इन electrons को, and making them to revolve around. ये ऐसे ही है जैसे एक पत्थर रस्सी से बांध के हम घुमा रहे होते हैं, तो सेंटर से वो खींच रहे होते हैं उसको. So it is the nucleus which is making all electrons to revolve around. So first point, if you want to remove this electron, बच्चों, here, from this atom, you need to break the force of attraction between nucleus and valence electron. Ionization energy समझने के लिए पहला point आपको ये समझना है कि it is the nucleus who is holding electrons. Nucleus ने electrons को grip किया हुआ है. Okay? So if you want to get rid of one electron, you have to break this force of attraction between the nucleus and this electron. Okay? इसके लिए ये atom energy absorb करता है. इसके लिए एटम क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. एंड दिस एनर्जी व्हिच इट एब्जॉर्ब्स, इसे आप बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी बुलाते हैं. व्हाई? दैट मेक्स सेंस बिकॉज व्हेन दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब, आई सपोज कि 736, क्योंकि एब्जॉर्ब हुई है इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लगा लिया. 736 किलो जूल पर मोल इस मैग्नीशियम एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की. न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ब्रेक हो गई, न्यूक्लियस की ग्रिप खत्म हो गई ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज गॉन. And why we call it ionization energy? That makes sense. Why? Because look at this. There's a 12 positive, and then 1, 2, and then 3 electron. Now, after losing this electron, what is the situation? यहाँ तो 8 ही हैं बच्चों. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1, and it get 1 positive charge. Because एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. यहाँ 12 प्रोटॉन्स थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे. But यहाँ क्या है? 12 protons and how many electrons now left? 11 electrons. Right? So this energy which is absorbed to remove the valence electron is known as ionization energy. I told you why it is absorbed. आपने इस पूरे concept में ये चीज ध्यान में रखनी है कि it is the nucleus who is holding electrons. उसने electron को पकड़ा हुआ है, hold किया हुआ है. तो energy absorb होगी, force of friction break होगी, electron चला जाएगा. Okay, next, second part. Right? अब वो कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे, here. Okay? Now, if I give more energy to this atom and I try to break this force of attraction,
न्यूक्लियस एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन। आप कहते हैं फिर ये चला जाएगा, इसे क्या कहेंगे? आप कहते हैं इसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, बट दिस विल बी नोन एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी ही है जितनी पहले इलेक्ट्रॉन पे थी? आप कह रही थी ज्यादा है। मैं आपको लॉजिकल वे में बताता हूं, जनरल परसेप्शन से। 12 में इफ आई एम एक्टिंग एज अ न्यूक्लियस एंड आई एम होल्डिंग 11 पीपल, नाउ बिफोर आई वाज होल्डिंग 12, तो जाहिर है जब बंदा काम हुआ तो मेरी उसके ऊपर ग्रिप बाकी 11 के ऊपर ज्यादा हो गई। बट अगर आप एटम के परस्पेक्टिव में देखें तो आप कहते हैं जी नाउ द व्हेन द न्यूक्लियस ग्रिप इज मोर, तो ये जो वैलेंस शेल होता है ये स्लाइटली अंदर आ जाता है as compared to the one when there were two electrons. So न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास आ गया वो इलेक्ट्रॉन। वरना आप तो सोच रहे हैं कि यार क्यों ज्यादा एनर्जी लगेगी, वो न्यूक्लियस के उतने ही डिस्टेंस पे है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने पहले थे। शील्डिंग भी यानी जो बीच में ब्लॉक कर रहे हैं वो भी उतने ही है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। बेसिकली जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और एक रह जाता है तो न्यूक्लियस की पुल जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो वैलेंस शेल थोड़ा सा पास आ जाता है। तो रेडियस एक तरह से डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नाउ स्लाइटली लेस, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रिप ज्यादा होगी। वैसे याद रखने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यार 12 लोग थे, एक बंदा था उसने 12 लोगों को पकड़ा था, अब 11 को पकड़ा हुआ। सो जो चला गया उसके बाद तो बाकी लोग रह गए, उनके ऊपर उसकी ग्रिप ज्यादा हो गई है। राइट, तो आप कहते हैं जी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, अगेन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो ज्यादा होगी। लेट्स से वो 1450 किलो जूल पर मोल, जस्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। इसमें वो 700 नहीं शामिल। ओके, 700 पहले को थी, फिर हमने मीटर को जीरो कर दिया, काउंटर को जीरो कर दिया, फिर पॉजिटिव मैग्नीशियम था, ये mg था बच्चों, और ये क्या है, ये mg पॉजिटिव है। और बाय द वे जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो इनकी गैस, वैसे तो मैग्नीशियम सॉलिड है, मैग्नीशियम शुड बी इन द गैस स्टेट, मैं बाद में बताता हूं कैसे। अब वो कहते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो मैग्नीशियम इज लाइक दिस नाउ, हियर आर द 12 पॉजिटिव, दिस इज द फर्स्ट शेल and this is the second shell. Okay, first shell is having 2 electrons and second shell is having, अब आपने देखा पूरा एक शेल इज गॉन, दिस इज 2 पॉजिटिव। जो यहां पे एक तीसरा शेल था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो यहां था, that is gone now. Now if you want to remove let's say this electron बच्चों, ये it is a third electron, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसे क्या कहेंगे? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब अगर हम नंबर को ध्यान में रखें, व्हाट डू यू सजेस्ट? पहली थी 736, दूसरी थी 1450, व्हाट डू यू सजेस्ट? इट विल बी मोर और लेस? इट विल बी मोर, एंड नॉट जस्ट मोर, इट विल बी कैटेगोरिकली हाई। क्यों कैटेगोरिकली हाई? अब आप कहते हैं, अब तो देखिए देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस because now the electrons is being removed from the next inner shell, which is lying very close to the nucleus, and the nucleus has very strong grip on these electrons. और न्यूक्लियस और इसके बीच में भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आप these two, जिसे शील्डिंग कहते हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। Now the nucleus has a very strong grip on these electrons, they are very close, the distance is very less between the nucleus and the valence electron, and as well as there is very small number, only 2 number electrons which are in between the nucleus, जिसे shielding effect कहते हैं, वो भी बहुत कम है। तो nucleus has a now proper very strong grip। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहां से, ये शेर के मुंह से वाला निकालना है, so it's very very hard। और वो कितना हार्ड है देखिए, फॉर एग्जांपल plus 7750 kilojule per mole, just one electron। जो 700 से निकल रहा था फर्स्ट वाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी चाहिए? 7000 kilojule per mole, राइट? इसी तरह जब वो भी चला जाएगा, now what will be the situation now? 12 positive
Look, 1 and then 2. How many electrons here? Now there are 2 electrons. 1 here, 1, 2, 3, 4, and this one. Okay? And it has a charge of what? 3 positive. What about this? Now the energy required to remove fourth electron is not what? Fourth ionization energy. Again, energy will be absorbed. क्या होगा बच्चों? This is the fourth ionization energy. This is again energy absorbed. ऐसा ही है. क्या होगी? 7000 से ज्यादा होगी, कम होगी? What do you suggest? आप कहते हैं जी ये और ज्यादा होगी, लेकिन क्या कैटेगोरिकली हाई होगी, like 14,000 or 15,000 or 20,000? No, just slightly higher. Why? Because the shell remains the same, shielding is the same, but distance slightly कम हो जाएगा. As I said, कि when the electron gets off, जो बाकी electrons रह जाते हैं, they get slightly close to the nucleus, right? तो आप कहते हैं जी ये although higher होगी, but slightly higher होगी. Let's say I assume, I don't know precisely, I assume this is 10,500 kilojoule. Just to make you a point, right? So what I said up till now, इस सारे को अगर हम sum up करें कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. Every time its value is different and higher than the previous one. And when there is a shell change or something like that, when categorically electron is getting close to the nucleus and there is a categorical difference in the shielding between the electrons and nucleus to electron block कर रहे होते हैं, तो फिर बड़ा जंप आता है. Right? So this is what we understand about the ionization energy. पहले इतने हिस्से को हम लिख लेते हैं नोट्स की फॉर्म में, फिर हम अगले पे बात करते हैं. राइट? तो लिखिए जरा ionization energy की डेफिनेशन. It is enthalpy absorbed या energy absorbed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom It is the enthalpy absorbed to remove 1 mole of gas electron from 1 mole of gaseous atom under the standard conditions. The standard condition with pressure or temperature? Yes. Room temperature 25, pressure 1 atm. जैसे देखें बच्चे, ये सोडियम है, बट जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इट शुड बी इन गैस स्टेट. It will absorb and it will turn into what? Na positive gas plus 1 electron. This is delta H naught ionized. First electron है, you call it first ionization energy of Na plus 494. इसको अलाउ कर दें. 494 kilojoule per mole. kilojoule per mole. You're not supposed to learn the values. I'm just giving you to keep in mind कि क्या है. अब बच्चों एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं बिफोर मूविंग ऑन. बेसिकली होता है ये, आप सोच रहे होंगे कि सोडियम तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. तो बेसिकली बच्चों जब आप सोडियम को किसी भी सॉलिड को हीट करते हो तो क्या होता है? वो पहले क्या बनता है? लिक्विड मेल्ट होके फिर क्या बनता है? गैस.
अगर आप हीट करते जाते हो। आप कहते हो सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस जाने तक की एनर्जी हमने इंक्लूड नहीं करनी आयनाइजेशन एनर्जी में। वो लेट्स से आई अज्यूम कि 148 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी है to turn it from solid to gas. This is not included in ionization energy. Ionization energy counter कब start होता है? जब सोडियम की स्टेट में चला जाता है गैस में। क्यों? There is a logic. क्योंकि उस वक्त जो सोडियम गैस को आप एनर्जी देते हैं ना, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ब्रेक होने में लगती है। उससे पहले तो एटम्स के आपस की फोर्स ब्रेक कर रहा होता है ना, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है, राइट। सो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, इसे A2 में जाके आप पढ़ेंगे, इसका नाम अलग है, इसे एटमाइजेशन कहते हैं। यहां से आगे अब जब आप सोडियम को हीट करते रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी है, ये इसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखें, यू हैव टू राइट द स्टेट सिंबल्स, राइट। सो अदरवाइज एग्जामिनर इसको रॉन्ग कंसिडर करते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, आप सॉलिड से शुरू कर रहे हैं या गैस से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले की एनर्जी का कुछ और नाम होता है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन। एंड देन मैग्नीशियम है, in the gas state absorb energy and removes its first electron. This energy absorbed to remove the first electron is the first ionization energy of Mg plus 736 kilojoule per mole. Plus 1450 kilojoule per mole. Now I would like you, values nahi likhni, I would like you to reply, to write the first, second and third ionization energy of aluminum की equations, right? Aluminum की first, second और third ionization energy की equations लिखनी है बच्चों। Just write the equations because the examiners are interested in equations only. Third ionization energy of equations. First, second or third. You're not supposed to write the values, just give the equations. Keep in mind the state symbols, बच्चों. सेकंड की क्या होगी? जब पहला एक इलेक्ट्रॉन चला गया है Al पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और दूसरा निकाल देगा तो क्या चार्ज आ जाएगा? +1 electron. And the energy absorbed is second ionization energy. And what we expect, energy absorbed और value should be greater than 577, which is +1820. एक सवाल है। जी, तो सवाल ये कि सर ये वैलेंस शेल में दोनों ही कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपके आने से थोड़ी देर पहले कि ये होता है। मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। ये होता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन थे तो ये पोजीशन थी, जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा हो गई, शील्डिंग उतनी ही है बट न्यूक्लियस प्रोटॉन ज्यादा हो गए देन इलेक्ट्रॉन, तो वो उनको खींच के थोड़ा सा पास ले आता है। तो अभी लेट से आपका जो मेरा डिस्टेंस है वो वहां है, जब आप में से एक बच्चा उठ गया, लेट से हाशिम उठ के चला गया, तो मैंने आपको खींच के ये जो नेक्स्ट रो है यहाँ ले आया,
है अभी आप उसी में वैलेंस में, बट योर डिस्टेंस विद द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रिप ज्यादा हो गई है, सो इसलिए स्लाइटली हायर होती है एनर्जी। ओके, आई होप दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, सो तीसरा क्या होगा? Al2 positive gives us what? Al3 positive gas plus 1 electron. So delta H, third ionization energy of aluminum is equal to what? Plus, let's say जो वैल्यू है, वैल्यू जैसे मैं बार बार कह रहा हूं आपको याद नहीं करनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज आपको दे रहा हूं। दिस इज व्हाट, सो एवरी टाइम वैल्यू इज इंक्रीजिंग। नो, आई एक्सपेक्ट वन थिंग कि एल्यूमिनियम हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल? 3। तो आपने देखा देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, कोई 1000 का इंक्रीज था, 1000 ही बनता है ना, 1200 1300, देन कितना इंक्रीज है? 1000 और 1000। But I now expect that I know that the aluminum has how many electrons in the third? Three, all three gone. Now the fourth electron which we are gonna get off is not in the third shell. Now it is in what shell? Second, जो कि categorically close to the nucleus है और जिसमें shielding भी कम हो गई है। So what we expect now, एल्यूमिनियम के फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहले तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? Al3 positive gives us what? 4 positive plus electron and delta H, fourth ionization energy, is equal to what? Yes, so it's no, it's categorically higher. It is 11,600. Categorically higher because we know कि now the distance भी कम हो गया। जैसे ये देखें, if this was aluminum 13 positive, आप आगे वापस, so tell him first, second, and then third. Okay, so here it is. Look at this, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गए, when we have to get off this electron, the first one, the energy absorbed was what? 577. And then when this was gone, 1820. When this was removed, 2740. But now, because यहाँ पे shielding क्या थी? यहाँ पे 10 electrons की shielding थी, distance भी ज्यादा था, so nucleus की grip obviously कम थी। Now what happens if all these 3 electrons are gone, बच्चों? Now the valence shell is the second shell. अब देखिए, distance categorically significantly reduced, and the shielding is only with how many electrons now? 2 electrons. So the nucleus has now very strong grip, right? So that's what we were expecting कि जब fourth electron निकालेंगे तो it's gonna give us a lot of trouble, and 11,600 to remove one electron only, right? So ये भी हम कह सकते हैं, so आप कह सकते हैं कि अच्छा हम ये भी कह सकते हैं, अब अगर मैं इसको sum up करूं in words, तो आप ये कह रहे हैं कि ionization energy is always energy absorbed, if I conclude what I have said up till now. Second, every time when the one electron is gone, the next electron to be removed, there is more energy required or absorbed. And when there is a shell change, when there is a shell change, there is a big jump in the value of ionization energy. They are very close to the nucleus. Okay? So there is a very, very big jump in the value. You getting my point? So that makes these reductions. Okay? और इससे एक चीज भी समझ आती है बच्चों कि हमें एक तरह से ये आइडिया हो जाता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे एल्यूमिनियम के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद देयर वाज अ बिग जंप, that indicated me that this is an element with having how many electrons in the valence shell. That can also tell me the group number. You getting my point? आप कहते हैं ये तो फिर आपको ग्रुप नंबर भी बता देता है। जैसे मैग्नीशियम में कितने के बाद बड़ा जंप आया था? 2 के बाद। तो इसका मतलब है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? सो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस में, राइट, सो दैट इंडिकेट्स व्हाट? Yes. Or when there is a 1 electron, so what it indicates? Yes. So this is how, अब इस सारी को डिडक्शंस को हम लिख लेते हैं before we move on. लिखिए जरा, स्टार लगा के लिख लीजिए। नंबर 1, the value of ionization energy
क्या कह रहे हैं? The value of ionization energy, then text me. The value of ionization energy is always endothermic, यानी absorbed, और दूसरा the value of successive ionization energy always increases. Successive, you understand? One after another. Once you remove the first electron, then you try to remove second electron, third electron, fourth electron. This is successive ionization energy. One after another. That is always increases. And there is big jump in the value of and there's a big jump in the value of successive ionization energy when shell changes, your quantum shell changes. स्टार लगा के लिख दीजिए. This can be used to identify the number of electrons in outer shell of an atom and hence group number of that element in the periodic table. पीरियड नंबर पता लग सकता है? Yeah, period number भी पता चल सकता है if you have a complete data, but you need a lot of data. For example, if an atom has 12 electrons, so you need to have all 12 ionization energies, right? Then the big jump से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दफा big jump हुआ है तो 3 shells होंगे, 4 दफा big jump हुआ है तो 4 shells होंगे. But that needs a lot of data, which is obviously very very hard to get. But the group number, this is easy. 1, 2, 3, 4, 5 electrons के बाद आपको पता चल जाता है because there is a big jump. You do not remove all the electrons, right? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो बच्चों, अगर एक मैं आपको दे रहा हूं, आपको लिखना है 10th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन की इक्वेशन लिखनी है. यू हैव टू राइट द 10th आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन की इक्वेशन. जस्ट इक्वेशन, ओके? टेंथ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन की इक्वेशन है. टेंथ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन की इक्वेशन लिखनी है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट द स्टेट सिंबल्स. कौन मेरी हेल्प करेगा? यस, गो अहेड. Fe10 plus
9 प्लस बचो, 10th लिखना है, so 9 already lost है. Should be in what state? Gas gives us what? Plus 1. So this is, you need to understand, if there is a 1 electron, right? Now I would like you to write a combined equation for first and second ionization energy of equation, magnesium. मैग्नीशियम की फर्स्ट और सेकंड की कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है. द फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम की आपने कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है. Just 1 minute. Combined जी. For the first and second ionization energy. जी. Sir, empty gas, which gives us Mg2 plus 2 electrons. Here it is. Magnesium in the gas state gives us yes, मैंने कहा था 2 की इकट्ठी लिखनी है. तो दिस इज, और इसकी डेल्टा एच क्या हो जाएगी? फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg की इक्वेशन है. लेट्स से 2150 टोटल वैल्यू आ गई किलो जूल पर मोल. ओके, सही बताइए आप. ऑलराइट. अब अगर इसी में बच्चों मैं आपको कहूं कि डेल्टा एच फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg की इक्वेशन लिखिए, तो वो क्या होगी? प्लीज राइट डाउन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम की इक्वेशन लिखनी है. लिख दिए? सेकंड की लिखनी है. प्लीज राइट द इक्वेशन फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम. दिए बच्चों? कौन मुझे बताएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी? गिव्स अस प्लस इलेक्ट्रॉन. सेकंड की क्या होगी? सॉरी, नहीं, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. अब मेरा आखिरी सवाल, यूजिंग दिस डेटा हियर, can you figure out the value of second ionization energy of magnesium? Yes. We have the total, which is what? 2150, and we have the other one. Which one? The first one, 736. So what is the difference? That will be the second ionization energy. So this is how the examiner asks you, right? For example, वो इसको बाद दफा कोई नंबर लगा देते हैं कि let's say ये x है, ये y है और ये z है.
वैल्यू नहीं देते, वो कह देते हैं ये x है, ये y है और ये z है। तो कहते हैं कि व्हाट इज z, x माइनस वाई। तो ये दोनों फॉर्म्स लिख लीजिए, ये दोनों फॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, बट वी कंफ्यूज एट दैट टाइम, राइट? क्योंकि ये सारा डेटा जो भी मैंने लिखवाया ये क्वेश्चन में तो नहीं होता, क्वेश्चन में तो बस सीधा सीधा उसने दिया होता, राइट? सो प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। ओके नेक्स्ट, इधर आइए। ये बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ द वर्कशीट जो मैंने आपको दी हुई है, इस फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से। दिस अ बिग वर्कशीट, 500 पेजेस। या आई कैन रीसेंड Rishant. So 14 पेज, क्वेश्चन नंबर 14 है उसका, पेज नंबर 115 पे। क्वेश्चन तो जो भी है मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। वो कहता है ए बी सी डी, ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यू हैव टू असाइन द ग्रुप नंबर in the periodic table to each element. Here are their values of ionization energies given. Starting from D, which group number of the periodic table D belongs to? 1,400, 2,800, 4,000, 7,000, 9,000, and suddenly goes to what? This is a big jump, which indicates how many electrons in the valence shell. So it means D belongs to group 5 of the periodic table. Number 4, C. 1,000, 2,000, 4,000, 6,000, and then suddenly goes to 37,000, which indicates that after 4 electrons, जब 5th electron निकाला तो बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो क्या हुआ फिर? What about B? 700, 1,400, and then what? 700, 1,400, and what it goes? 14, 7,000, and then goes 10,000, 13,000, 18,000. What do you think? Is this the big jump? 1450 to 7740? Yes, that is. तो ये कौन सा हो गया? Group 2. What about A? 400 से एकदम कितना हो गया? Yes, 4,500. That's a big jump. So that belongs to which group? Group 1 of the periodic. Right? This is how we look at this. And similarly, look at this. Look at this. The 5th to 8th ionization energies of 3 elements in the 3rd period of the periodic table. 3rd period में वैसे for the sake of general knowledge लिख देता हूँ, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. वो कह रहे हैं जो XYZ इनमें से कोई 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप डायरेक्ट गौर से देखिए, he has given us the direct 5th ionization energy की equation for the X. पहली 4 उसने मिस कर दी। 5th में वो कह रहा है कि ये ग्रुप नंबर बताना है तीनों का। उसने तो Y पूछा है, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन। 7,000, 8,000, 27,000, 31,000, X किस ग्रुप में है? 6 के बाद बड़ा जंप है, which indicates it is the group 6 electrons. Y में 6,000, 9,000, 11,000, and then suddenly goes to group 7. What about Z? 7,000, 8,000, 11,000, 13. We do not know any idea because there is no big jump. ये सारे एक ही शेल से निकले हैं, सो Z के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अब क्वेश्चन में अगर वो Y का कह रहा है तो Y किस ग्रुप में है? And on what basis you decide, you have to explain this. That there is a big jump in the value of ionization energy after 7, which indicates that the 7th valence electron belongs to group 7, right? So that is how we look at what is the ionization energy, how the successive values of ionization energy varies across, and how their values used to placement of the element or atom in the periodic table, right? मेरी तरफ से यही कुछ, that's all from my side. If you have any questions, please go ahead. Otherwise, we'll continue this. We'll see the factors and the trend in the next class. Thank you very much. Allah Hafiz.